हे एवरीवन, सीपीसी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इंपॉर्टेंट ऑर्डर और रूल को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम यहाँ पे बेयर एक्ट का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जो सेक्शंस हैं उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्डर और रूल को डिस्कस करेंगे, ऑर्डर 1 से लेके 10 तक। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर 1 को देखेंगे, पार्टीज टू सूट। ऑर्डर 1 में जो रूल 1 है वो बात करता है कि हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिव। तो देखिए यहाँ पे ऑल पर्सन मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिव। एक ही सूट में सारे पर्सन एज अ प्लेंटिव ज्वाइन हो सकते हैं अगर एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन से या एक्ट और ट्रांजेक्शन के सीरीज से इज एलिज टू एग्जिस्ट इन सच पर्सन, या ज्वाइंटली हैं, सेवरली हैं या ऑल्टरनेटिव में हैं। और दूसरी चीज है कि इफ सच पर्सन ब्रॉट सेपरेट ट्रायल्स, तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है वो कॉमन होगा, वहां पे एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। तो ऐसे लोग जो हैं वो एक ही सूट में सब के सब एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा देखिए, कोर्ट के पास में पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल ऑर्डर कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ है में एम्बेरस या सूट को डिले कर सकते हैं, तो उनके लिए वो सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे सकता है। ये रूल 2 है। रूल 3 जो है वो बताता है कि कौन कौन एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन हो सकते हैं। तो उनके लिए भी देखिए सेम ग्राउंड है जो रूल 1 में था, एनी राइट टू रिलीफ और अराइजिंग आउट ऑफ वो सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन से, या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ जो है वो कॉमन हो। तो रूल 3 का भी ग्राउंड वही है, डिफेंडेंट ज्वाइन होने का, जो रूल 1 में प्लेंटिफ के ज्वाइन होने का था। अब देखिए हम रूल 8 की बात करेंगे। रूल 8 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। याद रखिएगा, ऑर्डर 1 का रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट है। यहाँ पे अगर बहुत सारे पर्सन्स हैं और उन सबका सेम इंटरेस्ट है एक ही सूट में, तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा पर्सन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। देखिए रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए कोर्ट का परमिशन यहाँ पे जरूरी है। वो सू कर सकता है या डिफेंड कर सकता है उस सूट को उन सारे पर्सन्स के बिहाफ पे जिनका उसमें इंटरेस्ट है। तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट। और साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है एक या एक से ज्यादा पर्सन को सू करने के लिए या डिफेंड करने के लिए उस सूट को ऑन द बिहाफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। उन सब के बेनिफिट के लिए एक या एक से ज्यादा लोग ही सू कर सकते हैं या डिफेंड भी कर सकते हैं, सबका वहां पे होना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं रूल 9 की, जो मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज की बात करता है। तो देखिए रूल 9 में कहा गया है कि नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर की वजह से कोई भी सूट डिफीटेड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो दे दिया गया है कि ये रूल अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। पार्टी दो तरह की होती है, प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसके अब्सेंस में हम अफेक्टिव जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं। रूल 13 जो है वो बात करता है कि नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर से रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कब रेज होना चाहिए। तो देखिए अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में होना चाहिए अगर कोई ऑब्जेक्शन है। रूल 13 ये है ऑर्डर 1 जिसके इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब ऑर्डर 2 को देखेंगे। ऑर्डर 2 जो है वो फ्रेम ऑफ सूट की बात करता है और इसमें रूल 2 इंपॉर्टेंट है, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। अगर एक ही कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में सारे के सारे जो क्लेम हैं उन सारे क्लेम को प्लेंटिव जो है वो इंक्लूड कर सकता है एक ही सूट में। सिर्फ उन क्लेम्स को छोड़ के छोड़ सकता है जो किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं, मतलब यहाँ पे वो उस पोर्शन को रिलिंक्विश कर सकता है। नहीं तो सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में वो सारे क्लेम को एक ही जगह में इंक्लूड कर देगा। और देखिए रूल 3 जो है वो ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बात करता है। यहाँ पे क्या है कि प्लेंटिव जो है वो मे यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और सेम डिफेंडेंट ज्वाइंटली। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन को भी ज्वाइंट किया जा सकता है। रूल ऑफ 3 ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है और होल क्लेम इंक्लूड होना चाहिए, ये रूल 2 है। रूल्स यहाँ पे याद रखिएगा।
अब देखिए ऑर्डर 3 को देखेंगे। ऑर्डर 3 में सिर्फ एक ही रूल इंपॉर्टेंट है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। प्लीडर को कौन अपॉइंट करेगा? तो देखिए अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय सच पर्सन, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग होना चाहिए और उस पर्सन के द्वारा साइंड होना चाहिए, या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट भी कर सकता है, या कोई अदर पर्सन जो ड्यूली ऑथराइज्ड है या उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो प्लीडर को अपॉइंट कर सकता है। रूल 4 ये इंपॉर्टेंट रूल है। अब हम देखेंगे ऑर्डर 4 को। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है और इसमें देखिए रूल 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सूट जो है वो कैसे कमेंस्ड होता है? तो बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। प्लेंट को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं कि सूट इज इंस्टीट्यूटेड, और ये सेम प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 26 में। तो इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 26 में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। अब चलिए बात करते हैं ऑर्डर 5 की। ऑर्डर 5 एक जो है सबसे बड़ा ऑर्डर है सीपीसी में, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑर्डर, और यहाँ पे सम्मन की बात की गई है। तो देखिए रूल 1 में हम सबसे पहले सम्मन को देखेंगे। तो कोई भी सूट जब ड्यूली इंस्टीट्यूटेड होता है तो वहां पे सम्मन इशू किया जाएगा। किसको? डिफेंडेंट को। किस लिए किया जाएगा? अपियर होने के लिए और क्लेम्स को आंसर करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोवाइजो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर डिफेंडेंट को अपियर हो जाता है जिस दिन प्लेंट प्रेजेंट हुआ है उस दिन, और प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर लेता है, तो फिर सम्मन इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि यहाँ पे सम्मन इशू करने के बाद कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को डायरेक्ट कर सकता है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। क्यों? अपने डिफेंस में वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का भी कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। यहाँ पे देखिए जिस डिफेंडेंट को सम्मन सर्व किया गया है वो अपियर हो सकता है इन पर्सन, अपने प्लीडर के थ्रू हो सकता है, या प्लीडर ए कंप्लीट बाय सम अदर पर्सन जो एबल है सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। सब रूल 3 जो देखिए वहां यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे सारे सम्मन्स जो होंगे शैल बी साइंड बाय द जज या ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स, और वहां पे कोर्ट का सील भी लगा होना चाहिए। ये देखिए सम्मन के लिए 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, साइंड बाय जज एंड सील ऑफ कोर्ट। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करेंगे रूल 2 की। रूल 2 में ये कहा गया है कि जितने भी सम्मन्स हैं वो एक कंपनीड होनी चाहिए बाय द कॉपी ऑफ प्लेंट, मतलब कि कॉपी जो है वो प्लेंट का सब में अटैच होना चाहिए सम्मन के साथ में। अब 9, डिलीवरी ऑफ सम्मन बाय कोर्ट। कोर्ट जो है वो सम्मन्स को कैसे डिलीवर करेगा? तो देखिए जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, या एजेंट उसका जहां पे रिजाइड करता है और वो एम्पावर्ड है सर्विस ऑफ सम्मन को रिसीव करने के लिए, तो यहाँ पे उसको डिलीवर किया जा सकता है कुरियर सर्विस से। यहाँ पे कुरियर सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि सर्विस ऑफ सम्मन मे बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। जो भी डिफेंडेंट का एड्रेस है या उसके एजेंट जो भी इम्पावर्ड है वहां पे स्पीड पोस्ट से भी या कुरियर सर्विस से जो हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड है वहां पे उसको ट्रांसमिट या डिलीवर किया जा सकता है उसका कॉपी, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे सम्मन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा? वो प्लेंटिफ बियर करेगा। मतलब सम्मन का जितना भी एक्सपेंस है वो यहाँ पे प्लेंटिफ देगा। अब देखिए 9A बात करता है कि प्लेंटिफ खुद डिफेंडेंट को सम्मन सर्व कर सकता है, जिसको हम दस्ती सम्मन के नाम से भी जानते हैं। रूल 9A इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि डिफेंडेंट जो है वो खुद सम्मन लेकर के डिफेंडेंट को सर्व कर सकता है। रूल 10, मोड ऑफ सर्विस। क्या क्या मोड्स हैं सम्मन को सर्व करने के? तो डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी जो साइंड बाय जज होना चाहिए और कोर्ट के द्वारा सील होना चाहिए। रूल 15 में है कि वेयर सर्विस में बी ऑन एन एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली। और कौन कौन जो है वो जो सम्मन है उसको रिसीव कर सकता है डिफेंडेंट के साइड में। अगर डिफेंडेंट अब्सेंट है अपने रेसिडेंस पे वो सम्मन को रिसीव नहीं कर सकता है। तो देखिए उसकी फैमिली का कोई भी एडल्ट मेंबर मेल हो या फीमेल हो जो उसके साथ रहता है वो उसके बिहाफ पे सम्मन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो सर्वेंट है वो उसको फैमिली मेंबर यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है, तो फैमिली मेंबर सम्मन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट।
अब देखिए 20 सब्सटीट्यूटेड सर्विस। अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको सम्मन सर्व नहीं किया जा सकता है या वो जानबूझ करके अवॉइड कर रहा है उस चीज को, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, वो अफिक्स कर देगी सम्मन की कॉपी किसी भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे कोर्ट हाउस के, और साथ ही साथ उसके हाउस के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे जहाँ पे वो उसको देख सकता है। इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूटेड सर्विस। और साथ ही साथ एक और चीज कर सकता है वो कि वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकता है उस न्यूज़पेपर में जो डेली उसकी लोकेलिटी में सर्कुलेट होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20 सब्सटीट्यूटेड सर्विस सम्मन के रिगार्डिंग। 21 देखिए सर्विस ऑफ सम्मन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। अगर वो अनदर कोर्ट की जुरिडिक्शन में है तो क्या होगा, ये वाली कोर्ट जो सम्मन इशू कर रही है वो पहले उस कोर्ट को सम्मन भेजेगी डिफेंडेंट को सर्व करने के पर्पज से। तो अगर अनदर कोर्ट में जुरिडिक्शन है तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। 24 देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर डिफेंडेंट प्रिजन में है, जेल में है, तो सम्मन कैसे उसको सर्व होगा, तो वहां पे जो ऑफिसर इन चार्ज है प्रिजन का उसको सर्व किया जाएगा सम्मन। 24 और 21 रूल इंपॉर्टेंट है। अब हम ऑर्डर 6 को देखेंगे। ऑर्डर 6 है प्लीडिंग्स जनरली, और यहाँ पे रूल 1 जो है वो प्लीडिंग की बात करता है। और प्लीडिंग में क्या है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों इंक्लूड होता है। यहाँ पे प्रीलिम से क्वेश्चंस बनते हैं कि प्लीडिंग्स में क्या इंक्लूड होता है, तो ना तो सिर्फ प्लेंट होता है ना तो सिर्फ रिटन स्टेटमेंट, दोनों इंक्लूड होता है। अब देखिए जो रूल 2 है वो बात करता है कि प्लीडिंग्स जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट को कंटेन करेगा इन अ कंसाइज फॉर्म ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, मतलब सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स के बारे में ही प्लीडिंग में मेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, एविडेंस जो है वो नहीं दिए जा सकते हैं प्लीडिंग्स में। और हर प्लीडिंग्स जो है वो डिवाइडेड होगी पैराग्राफ्स में, नंबर्ड होने चाहिए, और हर एलिगेशंस जो है जितना भी कन्वीनियंट हो पाए वो सब सेपरेट पैराग्राफ में मेंशन होने चाहिए। ये एक रूल ऑफ प्रोसीजर है, अगर फॉलो हो तो अच्छा होता है। और डेट्स, सम्स और जो नंबर हैं वो भी एक्सप्रेस्ड होने चाहिए प्लीडिंग्स में, फिगर के साथ साथ वर्ड्स में भी। डेट्स, सम्स और नंबर्स वर्ड के साथ फिगर में भी मेंशन होने चाहिए। अब देखिए रूल 14 प्लीडिंग टू बी साइंड। प्लीडिंग जो है वो साइंड होना चाहिए बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। और यहाँ पे अगर कोई पार्टी अनेबल है उसको साइन करने के लिए और उसके पास अच्छे कॉज हैं एब्सेंस होने का, तो फिर क्या होगा, वो प्लीडिंग कोई भी और पर्सन साइन कर सकता है जो ड्यूली ऑथोराइज्ड है उसकी बिहाफ पे। उसके बाद देखिए 15 है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग क्या है कि एवरी प्लीडिंग शैल बी वैरिड एट द फुट बाय द पार्टी। एट द फुट का मतलब है कि लास्ट में जो है वो हर पार्टी अपने अपने प्लीडिंग्स को वेरीफाई करेगी। प्लेंट के केस में प्लेंटिफ और रिटन स्टेटमेंट के केस में डिफेंडेंट। और person verifying shall specify by reference to the numbered paragraph of pleading what he verify of his own knowledge and what he verifies upon information received believed to be true। तो ये जो भी वेरीफाई कर रहा है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और वो साइंड होनी चाहिए बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट, और उस पर डेट भी मेंशन होना चाहिए कि किस डेट को वो किस प्लेस पे साइन कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश एन एफिडेविट। यहाँ पे वो एफिडेविट भी फर्निश कर सकता है अपने प्लीडिंग्स के सपोर्ट में। तो रूल 15 वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग एक इंपॉर्टेंट रूल है। और रूल 16 स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग। कोर्ट जो है प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पे प्लीडिंग्स को स्ट्रक आउट या अमेंड करने का ऑर्डर दे सकता है अगर उसको लगता है कि ये अननेसेसरी है, स्कैंडलस है, फ्रिवलस है या वेक्सेशियस है, या विच में टेंड टू प्रिजुडिस, एम्बैरेस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट, या अदरवाइज वो कोर्ट के प्रोसेस को एब्यूज कर रहा है। तो इन केसेस में स्ट्राइकिंग आउट का भी प्रोविजन दिया गया है 16 में। 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। कोर्ट यहाँ पे किसी भी स्टेज पे किसी भी पार्टी को अलाउ कर सकता है प्लीडिंग्स को ऑल्टर करने के लिए या अमेंड करने के लिए, लेकिन कब करेगा, जब वो जरूरी हो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी। उसको डिटरमाइन करने के लिए अगर कोर्ट को लगता है तो वो सूट के किसी भी स्टेज पे पार्टीज को अलाउ करेगा। यहाँ पे देखिए एक प्रोवाइजो है जो ऐड किया गया है अमेंडमेंट से कि कोई भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट का अलाउड नहीं होगा आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड अनलेस द कोर्ट
points to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial. अगर यहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाइड होती है कि पार्टीज जो हैं वो ट्रायल को कमेंस होने से पहले वो चीज रेज नहीं कर सकती थी, तो फिर वो बाद में भी यहाँ पे ट्रायल के बाद भी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अलाउ किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर 7, वो है प्लेंट। ऑर्डर 6 जो है वो प्लीडिंग्स था, जिसमें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों की बात की गई थी। ऑर्डर 7 यहाँ पे सेपरेटली प्लेंट के बारे में बात कर रहा है। रूल 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पर्टिकुलर्स जो हैं वो प्लेंट में कंटेन्ड होने चाहिए। पहली चीज कोर्ट का नाम होना चाहिए जहाँ पे सूट हम फाइल कर रहे हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंट प्लेंटिफ का, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्लेस ऑफ रेजिडेंट डिफेंडेंट का भी अगर वो असर्टेन है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अगर कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो भी मेंशन होना चाहिए। जो कॉज ऑफ एक्शन को फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट्स कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। फैक्ट्स और कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ ये भी होना चाहिए। फैक्ट्स जो है वो शो करने चाहिए कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है। प्लेंटिफ जो है अपने रिलीफ्स को मेंशन करेगा। अगर सेट ऑफ है कोई तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, और सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ जुरिडिक्शन। ये सारे मेन इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं जो प्लेंट्स में कंटेन्ड होने चाहिए। रूल 7, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली। रिलीफ जो है उसको स्पेसिफिकली भी मेंशन किया जा सकता है प्लेंट में। रूल 7। रूल 10 और 11 देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऑर्डर में। रिटन ऑफ प्लेंट, यहाँ पे क्या होगा कि कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेज पे सूट के प्लेंट को रिटन कर सकती है उस कोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए जिस कोर्ट में वो सूट इंस्टीट्यूट होना चाहिए था। उसके लिए यहाँ पे प्लेंट क्या होता है, रिटन होता है, ना कि रिजेक्ट होता है। तो इसका ग्राउंड आप याद रखिएगा रूल 10 में। रूल 11 में देखिए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कब होगा, उसके लिए यहाँ पे 6 ग्राउंड्स दिए गए हैं। पहली चीज, अगर वो कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, क्लेम यहाँ पे अंडर वैल्यूड है, और रिलीफ जो यहाँ पे क्लेम्ड हुए थे वो प्रॉपरली वैल्यूड थे लेकिन प्लेंट रिटर्न हो गया था फॉर पेपर जो है वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड थे इसलिए, और सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, वो जो है किसी लॉ से बार्ड है, और या वो डुप्लीकेट में फाइल नहीं हुआ है, 2 कॉपीज में फाइल नहीं हुआ है, और वेयर प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9। तो इन सारे केस में क्या होगा, इन 6 ग्राउंड्स पे प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्शन का ग्राउंड याद रखिएगा, और रिटर्न का तो ग्राउंड ये है, ये भी याद रखना है। अब हम देखेंगे ऑर्डर 8, रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट यहाँ पे रूल 1 में दिया गया है कि डिफेंडेंट जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उसको सम्मन सर्व हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर अपने डिफेंस में रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा। ये 30 डेज वाला जो पीरियड है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक प्रोवाइजो दिया गया है कि अगर वो रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने में फेल हो जाता है उन 30 दिनों में, और उसके पास कुछ सफिशिएंट ग्राउंड है और कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, तो वो रीजन को रिकॉर्ड करके वहां पे एक्सटेंड कर सकती है टाइम को, लेकिन फिर भी वो 90 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। तो पहली बार कितना होगा, 30 डेज, और रीजन के साथ यहाँ पे 90 डेज उसको और दिया जा सकता है करने के लिए। रूल 2 को देखेंगे तो न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। डिफेंडेंट जो है जो कुछ नए अपने जो प्लेंटिफ वहां पे क्लेम रहता है उसको तो वो आंसर करता ही करता है, अपना डिफेंस तो वहां देता ही देता है, साथ ही साथ वो रिटन स्टेटमेंट में कुछ न्यू फैक्ट्स हैं उनको भी प्लीड कर सकता है। उसके बाद देखिए रूल 6। रूल 6 सेट ऑफ से रिलेटेड है। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। रूल 6 सेट ऑफ, जहां पे रिकवरी ऑफ मनी का सूट है वहां पे डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम कर सकता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स डिमांड। कोई भी एज सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए जो लीगली रिकवरेबल था डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ से, मतलब डिफेंडेंट को वो प्लेंटिफ से लीगली रिकवर करना था जो एज सर्टेन ऑफ सम मनी, तो यहाँ रिकवरी ऑफ मनी के सूट में क्या करेगा, वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है डिफेंडेंट। अब देखिए 6A जो काउंटर क्लेम है, काउंटर क्लेम भी बाय डिफेंडेंट। सेट ऑफ के साथ साथ वो अपने प्लीडिंग में काउंटर क्लेम भी कर सकता है अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, या कोई राइट और क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉज ऑफ एक्शन। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है काउंटर क्लेम 6A, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा।
रूल 10 को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी पार्टी फेल हो जाती है रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने में तो क्या होगा। मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है रिटन स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने का और जो टाइम परमिट की गई थी उस टाइम के अंदर वो अगर प्रेजेंट नहीं कर पाता है तो यहाँ पे कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। रूल 10 इंपॉर्टेंट रूल है। अब हम देखेंगे ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज की बात करता है और नॉन अपीयरेंस का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उसके बारे में भी बताता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रूल 2 देखेंगे। डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समवन नॉन सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लेंटिफ फेलियर टू पे कॉस्ट। यहाँ पे अगर डिफेंडेंट को समवन सर्व नहीं हुआ है क्योंकि प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट फीस या पोस्टल चार्जेस को देने में फेल हो गया था, तो यहाँ पे सूट क्या होगा, कोर्ट जो है डिसमिस्ड कर देगी। रूल 2 याद रखिएगा। रूल 3, जहां पे कोई पार्टी अपियर नहीं होती है वहां भी सूट डिसमिस्ड हो जाएगा। नाइदर पार्टी मतलब कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों में से कोई नहीं अपियर होता है ऑन द डेट ऑफ हियरिंग तो कोर्ट क्या करेगी, सूट को डिसमिस्ड कर देगी। ये वाला जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा, सूट का डिसमिसल। 4, प्लेंटिफ जो है वो यहाँ पे फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। अगर रूल 2 और रूल 3 जो हमने ये दोनों डिस्कस किया है, रूल 2 और रूल 3, अगर इन दोनों ही केसेस में सूट डिसमिस हो गया है तो प्लेंटिफ जो है वो फ्रेश सूट यहाँ पे फाइल कर सकता है और जो डिसमिसल का ऑर्डर था उसको सेट असाइड करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकता है, सूट कर सकता है और कोर्ट अगर सेटिस्फाई है कि सफिशिएंट कॉज थे उसके फेल होने का, उसके नॉन अपीयरेंस का सफिशिएंट कॉज था तो कोर्ट उस ऑर्डर को क्या करेगी, सेट असाइड कर देगी। अब रूल 5 देखेंगे हम। रूल 5 ये है कि जहां पे समन इशूड हुआ था डिफेंडेंट को और अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो उनको, लेकिन वो रिटर्न हो गया था अनसर्व्ड, मतलब वो उनको सर्व ही नहीं हुआ था और प्लेंटिफ जो है वो 7 दिन के अंदर फिर से फेल हो गया था। उसको 7 दिन का अंदर जो है वो डेट किस दिन से होगा, जिस दिन सम्मन रिटर्न हुआ है उस दिन से अगर वो उसको बनाने में वापस फ्रेश सम्मन बनाने में अगर फेल हो गया था तो ऐसे केस में भी सूट जो है वो डिसमिस्ड हो जाएगा। यहाँ 7 डेज वाला जो पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लेंटिफ को जो है वो 7 दिन के अंदर वापस सम्मन, फ्रेश सम्मन सर्व करना होता है और ही हैज फेल्ड आफ्टर यूजिंग हिज बेस्ट इंडिवर, या तो वो कोर्ट को सेटिस्फाइड कर दे यहाँ पे प्लेंटिफ की उसने जो है बहुत कोशिश की लेकिन वो डिफेंडेंट का रेजिडेंस डिस्कवर करने में फेल हो गया या अनेबल था डिस्कवर करने में, या डिफेंडेंट जानबूझ के अवॉइड कर रहा है सर्विस ऑफ प्रोसेस, या जो सफिशिएंट कॉज हैं कोई भी टाइम को एक्सटेंड करने के। इन सारे केस में अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को तो ऐसे केसेस में प्लेंटिफ जो है यहाँ पे फिर से फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। देखिए रूल 5 इसीलिए इंपॉर्टेंट है। रूल 6, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। ऐसा क्या प्रोसीजर होगा जब सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है और डिफेंडेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकती है। एक्स पार्टी का मतलब है कि वो प्लेंटिफ के फेवर में केस को डिसाइड कर सकती है, सूट को डिसाइड कर सकती है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 6 जहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा है। रूल 8, अगर सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर हुआ है और प्लेंटिफ नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे सूट डिसमिस्ड हो जाएगा और अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के किसी क्लेम को एडमिट कर लिया है तो कोर्ट जो है जितना उसने एडमिट किया है उसके रिगार्डिंग तो डिक्री पास कर देगी और जितना नहीं किया है उतने को वो डिसमिस कर देगी। रूल 10, नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स। यहाँ नॉन अटेंडेंस के केस में क्या होगा, कोर्ट जो है एट द इंस्टेंस ऑफ प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अपीयरिंग परमिट द सूट टू प्रोसीड इन द सेम वे एज इफ ऑल द प्लेंटिफ्स हैज अपीयर्ड और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। वो परमिट कर देगी यहाँ पे सूट को प्रोसीड करने सेम वे में जैसे सारे प्लेंटिफ अपीयर हुए होते। यहाँ पे ये इसलिए रिलेटेड है कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं और उनमें से कुछ ही अपीयर हुए हैं और कुछ अपीयर नहीं हुए हैं तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा। चलिए रूल 13 को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो वहां पे एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट पास कर सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे देखिए वो एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्रोविजन रूल 13 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में ये अप्लाई कर सकता है कोर्ट
कि जो एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है उसके अगेंस्ट उसको सेट असाइड किया जाए। अगर कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि डिफेंडेंट को सम्मन जो है वो ड्यूली सर्व नहीं हुआ था या कोई भी और सफिशिएंट कॉज थे जिसकी वजह से वो हियरिंग के दिन कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता था, तो यहाँ पे एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, यहाँ पे जो एक्स पार्टी डिक्री है वो सिर्फ इस ग्राउंड पे सेट असाइड नहीं होगी कि सर्विस ऑफ सम्मन में किसी भी तरह की इरेगुलरिटी थी और डिफेंडेंट के पास ये नोटिस था कि ये डेट की हियरिंग है और उसके पास सफिशिएंट टाइम था अपीयर होने का और प्लेंटिफ के क्लेम को आंसर करने का, तो फिर एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड नहीं किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। वो ये है कि वेयर देयर हैज बीन एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टी अंडर दिस रूल, तो appeal has been disposed of any ground other than the ground that the appellant has withdrawn that appeal and no application shall lie under this rule for setting aside the ex parte decree। इससे जो है एक्सप्लेनेशन से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम आज के लास्ट ऑर्डर की बात करेंगे जो कि है ऑर्डर 10, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। यहाँ पे देखिए जो रूल 1 है वो ये है कि कोर्ट जो है वो फर्स्ट हियरिंग में ही ईच पार्टी से कुछ फैक्ट्स को असरटेन करती है। यहाँ पे जो पार्टीज अपने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने जो भी फैक्ट्स लिखे हैं वो उस एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स को एडमिट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, ये चीज फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट असरटेन करती है और कोर्ट जो है यहाँ पे उस एडमिशन और डिनाइल्स को रिकॉर्ड करेगी। कोर्ट जो है वो ओरल एग्जामिनेशन भी कर सकती है पार्टीज का, ये रूल 2 बात करता है। और रूल 3 है कि सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो जज के द्वारा राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा। राइटिंग में कौन रिड्यूस करेगा? जज करेगा एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड का पार्ट होगा। उसके बाद देखिए रूल 4 है, इंपॉर्टेंट रूल है, अगर प्लीडर जो है वो अनेबल है या रिफ्यूज कर देता है किसी भी मटेरियल क्वेश्चन का आंसर करने में, प्लीडर किसी भी पार्टी का प्लीडर चाहे प्लेंटिफ का हो या डिफेंडेंट का हो, अगर वो किसी भी मटेरियल क्वेश्चन का आंसर नहीं करता है या करने में अनेबल है और कोर्ट के ओपिनियन में उसको ये लगता है कि जो पार्टीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टीज को आंसर देना चाहिए एंड इज लाइकली टू एबल टू आंसर इफ इंटरोगेटेड इन पर्सन, अगर उनको पर्सन में इंटरोगेट किया जाए तो आंसर्स दे सकते हैं वो, तो यहाँ पे हियरिंग को कोर्ट पोस्टपोन कर देगा, लेकिन वो 7 दिन से ज्यादा के लिए पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। ये जो 7 डेज वाला पीरियड है वो यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा रूल 4 में, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, जिस दिन फर्स्ट हियरिंग हुई है उस डेट से। दूसरी क्लॉज सब रूल देखिए वो ये है कि अगर पार्टी फेल हो जाती है बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के पर्सन्स में अपीयर होने के लिए, जिस दिन कोर्ट ने टाइम अपॉइंट किया था उनको अपीयर होने का, तो उस दिन कोर्ट क्या करेगी? जजमेंट उनके अगेंस्ट प्रोनाउंस कर सकती है। ये सब रूल 2 है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आगे के जो ऑर्डर्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।